जब तक जोर से नहीं बोलिएगा तब तक हम नमस्ते बोलते रहेंगे। नमस्ते, नमस्ते। धन्यवाद। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि श्री महेश जी पोतार यहाँ पधार चुके हैं। हम श्री महेश जी पोतार राज्यसभा सांसद एवं हमारे ही समाज के समाज सेवी का इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, सारे कवि भी आ चुके हैं। सम्राट ठीक है ना सर? ये कवियों की जो आदत होती है ना, कवियों की आदत बड़ी खराब होती है। वो जब तक इधर उधर ना करें तब तक वो कविता शुरू नहीं करते। आते ही इन्होंने मंच की व्यवस्था बिगाड़ दी और वो सारी कुर्सियों को आपस में सटा लेना चाहते हैं। पता नहीं गौरी मिश्रा के दूर हो जाने का इनको भय सता रहा होगा कि गौरी जी से शायद दूर बैठना पड़े मेरे को। फागुन की फगुआहट की आहट जब शुरू होती है, कोयल की कुहू कुहू जब सुनाई देने लगती है, अमराइयों में आम के सुगंध आने लगती है, तब पता लगता है कि फागुन आ गया है। और फागुन आते ही होली की याद आती है और लोगों में एक मस्ती छा जाती है। इसी होली की मस्ती को हम एक साथ हंसकर बिताने के लिए ये एक हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन करते हैं। हास्य कवि सम्मेलन पिछले 4 वर्षों से हम आयोजित कर रहे हैं मारवाड़ी भवन में, और मुख्य रूप से थोड़ा सा 11 सदस्य एक समिति है जिसके सभी सदस्य बड़े ही लगन से, मेहनत से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, सुव्यवस्थित बनाने में अपना पूरा समय लगाते हैं। इससे पहले कि हम कवियों को और अपने अतिथियों को ऊपर बुलाएं, मैं इस आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री ललित पोतार जी एवं सचिव सह संयोजक श्री विनोद जैन जी से आग्रह करूंगा, कृपया वो मंच पर आए। ललित पोतार जी, तालियों से इनका स्वागत कीजिए इन दोनों का। इन्होंने काफी मेहनत से इस मंच को सजाया है। अब हम समय नहीं गंवाते हुए अपने कार्यक्रम की ओर तुरंत बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं सीनियरिटी के ऑर्डर में अपने कवियों को मंच पर बुलाना चाहूंगा। सबसे पहले मेरठ से आए हुए वीर रस के कवि, गीतकार, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार भी माफ कीजिएगा, साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। मैं इनको इन शब्दों के साथ बुलाना चाहूंगा। आदरणीय श्री देवी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 शब्द कहना चाहूंगा। शराब भी भेदभाव करती है। शराब भी भेदभाव करती है। गरीब आदमी को नाली में गिराती है और अमीर को बाथटब में। आज मुझे ये पता लगा कि हरिओम जी पवार, इनको हम प्रेम से पावर भी कहते हैं, कविता के क्षेत्र में पावर भी हैं, सुबह रांची उतरे 8:45 बजे
और आते ही बाथ टब की खोज में लग गए। ये तो संजोग था कि इनको कोई बाथ टब नहीं मिला, लेकिन हम आश्वासन देते हैं यदि चाहेंगे तो कल इनको हम बाथ टब जरूर दिला देंगे। आदरणीय हरि ओम पवार जी का स्वागत करते हैं मंच पर। मैं श्री कमल जैन जी से आग्रह करूंगा कृपया मंच पर आए और हरि ओम पवार जी का, चूंकि ये भारी भरकम कवि हैं, तो इनको भारी भरकम माला के साथ इनका स्वागत करें और बैगन की माला बनाकर आदरणीय हरि ओम पवार जी का स्वागत हमारे हास्य आयोजन समिति की ओर से। जल्दी और अब हम बुलाना चाहेंगे लगा हुआ है। पद्मश्री देखो आया डॉक्टर जोगी जी को, जो कि नई दिल्ली से आए हैं। यूपी में योगी जी का बोलबाला है, कविताओं में जोगी जी का बोलबाला है। आज के मंच संचालक भी हैं, साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री प्राप्त हैं, यूपी सरकार में कला एवं संस्कृति मंत्री भी रह चुके हैं। इनकी प्रमुख रचना है मेरा दिल है हिंदुस्तानी। आज हम लोग इनसे जरूर इन शब्दों को जरूर सुनना चाहेंगे। साहब इतनी हड़बड़ी क्या है, फिर भी आ रही है। ये फिल्म के क्षेत्र में भी है। मुक्काबाज जो फिल्म अभी रिलीज हुई है या हो रही है, उसके ये गीतकार भी हैं। और खाली है ये। नेताजी ने पूछा, मैं सुनील जोगी जी के लिए कुछ बातें कहना चाहूंगा। सुनील जोगी जी से नेताजी हैं, इसलिए नेताजी से कुछ लोगों ने पूछा कि सर जी, जनता एवं आदमी के पहले आम शब्द क्यों लगाते हैं? सर जी, जनता एवं आम आदमी के पहले आम शब्द क्यों लगाते हैं, जैसे आम आदमी, आम जनता? हमारे नेताजी ने जवाब दिया, ताकि उसे चूसा जा सके और काम निकल जाने पर गुठली की तरफ फेंका जा सके। ऐसे हैं हमारे नेताजी सुनील जोगी जी। और जब नेताजी हैं तो कहीं नहीं कहीं कड़वा स्वाद भी आता है हम लोगों को। तो मैं अशोक नरसरिया जी, हमारे संयोजक इस मंडली के, आपसे आग्रह होगा कृपया मंच पर आए और एक करेले की माला हमारे नेताजी को पहनाएं। करेला का माला भाई तालियां बजती रहना चाहिए। अब हम बुलाना चाहेंगे इटावा उत्तर प्रदेश से वीर रस के कवि, गीतकार और उभरते हुए कलाकार। उभरते हुए तो खैर शायद मैंने कह दिया, लेकिन ये उभरे हुए हैं ऑलरेडी। एनडीटीवी में भी इनका काफी प्रोग्राम आता रहता है। तो ऐसा है कि एक बार जब मैं बात कर रहा हूं गौरव चौहान जी की, एक बार मैंने चुपके से इनके कमरे के बाहर अपना कान लगाया कि ये कमरे में क्या क्या कहते हैं। तो ये मैंने महसूस किया कि एक भगवान की फोटो के सामने ये कह रहे हैं, हे भगवान, हे खुदा, ज्यादा ख्वाहिशें नहीं हैं ए खुदा तुझसे, ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है ए खुदा तुझसे, बस इतना ही दे दो जितना नीरव मोदी और माल्या लेकर भागा है। ऐसे हमारे इटावा के गौरव मोदी जी, आपका स्वागत है मंच पर। गौरव चौहान जी, मोदी मोदी निकल जाता है, क्या करें। मैं पवन पोदार जी से आग्रह करूंगा कृपया मंच पर आए और एक शानदार माला
अगर आलू की हो तो वही पहनाए। मंडी से मोदी जैसे लगते भी हैं। पवन पोदार जी, तालियों से गौरव जी का स्वागत कीजिए। अगर अभी ताली नहीं बजाएंगे तो बाद में तो बजाना ही पड़ेगा। इनकी अब हास्यवेद के उभरते हुए कवि जो कि लगातार टीवी में आ रहे हैं और हमारे अपने बिहार से मतलब पटना से हैं। जब इनको पता लगा कि लालू जी यही रांची में हैं तो हमारे कवि सम्मेलन में आने को एकदम तुरंत तैयार हो गए। भाई साहब, मैं शिखर की बात कर रहा हूँ, अर्थात शंभू शिखर जी को, शंभू शिखर जी की बात कर रहा हूँ। तो शंभू शिखर जी के बारे में मुझे पता लगा कि एक बार शंभू शिखर जी की पत्नी तारों को देखकर अपने पति से बोले, शंभू शिखर जी की पत्नी तारों को देखकर अपने पति या शिखर जी से बोले, वो कौन सी चीज है जो तुम रोज देख सकते हो लेकिन ला नहीं सकते? वो कौन सी चीज है जो तुम रोज देख सकते हो लेकिन ला नहीं सकते? शिखर जी एकदम खुशी से उछल पड़े और बोले, पड़ोसन। और उसके बाद इनका जो हाल हुआ आप देख रहे हैं। शंभू शिखर जी, मैं आग्रह करूंगा हमारी समिति के रतन मोर जी से कि शंभू शिखर जी को एक बढ़िया सुंदर सी शिमला मिर्च की माला पहनाकर उनका स्वागत करें। डिलीट कर रहे हैं, वो डिलीट कर रहे हैं, लेकिन उसको वैसे ढंग से कीजिए कि हमारा डिस्टर्ब नहीं हो। नहीं, वो नहीं दिख रहा था ना, थोड़ा सा सीधी देखिए। तालियां तालियां। और अब मैं बुलाना चाहूंगा मारो रंगीलो राजस्थान जयपुर से आए हुए एक ऐसे वीर रस के कवि जो कि केवल देशभक्ति के ही गीत गाते हैं, देशभक्ति के ही अफसाने सुनाते हैं और पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी अभी गौरव चौहान जी ने न्यूज ब्रॉडकास्ट किया है कि बहुत बड़े गौ भक्त भी हैं। हमारा कार्यक्रम गौशाला के सामने हो रहा है और अब्दुल गफ्फार जी, अगर आपको मौका मिले तो हमारे गौशाला में गौ माता के जरूर दर्शन कीजिएगा। और शंभू शिखर अब्दुल गफ्फार जी जो कि जयपुर से आए हुए हैं, भाई साहब नजर आ रहे कहीं? हाँ हाँ, आ गए आ गए। तो एक दिन गफ्फार जी ने अपनी पत्नी को बड़े ही प्रेम से कहा, गफ्फार जी जरा सुनते रहेंगे। अब्दुल गफ्फार जी ने अपनी पत्नी से कहा, तुमसे शादी कर कर मुझे एक ही फायदा हुआ है, तुमसे शादी कर कर एक ही फायदा हुआ है। पत्नी बोली, वो क्या? गफ्फार जी ने कहा, मुझे मेरे गुनाहों की सजा इसी साल में मिल गई और इनको भाई साहब को टोपी भी पहनने को मिल गई। अब्दुल गफ्फार जी, मैं आग्रह करूंगा हमारी समिति के अनिल अग्रवाल जी से कि गफ्फार जी भारी भरकम कवि हैं, इनको बीट की माला पहनाकर इनका स्वागत किया जाए। अब देखिए बीट कोई भी कविता श्रृंगार रस के बिना अधूरी है। कोई भी कविता श्रृंगार रस के बिना पूर्ण नहीं होती है और श्रृंगार रस की कवित्री उतनी ही सुंदर होती है जितनी वो कविताएं पढ़ती हैं। नैनीताल उत्तराखंड से आई हुई हैं श्रृंगार रस की कवित्री गौरी मिश्रा जी, आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं इस मंच पर। कृपया मंच पर आए। इनके बारे में भी कुछ बातें कह लें तो जरा शायद मजा आए। इनका कहना मेरा कहना नहीं है, गौरी मिश्रा जी का यह कहना है कि पुरुष आलू की तरह होते हैं
पुरुष आलू की तरह होते हैं जो किसी भी सब्जी के साथ में एडजस्ट हो जाते हैं। पुरुष आलू की तरह होते हैं जो किसी भी सब्जी के साथ में एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन महिलाएं भिंडी की तरह होती हैं जो कि अकेला ही भूनना पसंद किए जाते हैं। तो ऐसे ही गौरी मिश्रा जी का स्वागत करते हुए गौरी मिश्रा जी को एक गुलदस्ता देने के लिए हमारे समिति के पवन शर्मा जी कहीं हैं? हाँ, पवन शर्मा जी गौरी मिश्रा जी को एक गुलदस्ता देंगे और मनोज बजाज जी हमारी समिति के कर्मठ कार्यकर्ता वो भी आए। मनोज जी नहीं है तो दीप्ति बजाज आए। दीप्ति बजाज जी आप आए। नहीं, दीप्ति बजाज जी आए। मनोज तुम भी आओ ना। दीप्ति बजाज जी हमारी गौरी मिश्रा जी को भिंडी की माला पहनाने जा रही है, लेकिन क्या हुआ, जब भिंडी खरीदने गए तो 80 रुपया किलो बोला, तो हम लोगों ने 20 रुपया किलो की मटर ले ली। लेकिन मटर थोड़े फीके निकले, तो दीप्ति जी ने कहा कि नहीं वो तो बड़ी तीखी है, इसलिए मिर्ची की माला पहनाई जाए। उनको एक मिर्ची की माला के साथ हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और अब हम आपके सामने बुलाना चाह रहे हैं मंदसौर मध्य प्रदेश से आए हुए हास्य व्यंग के कवि, जो कि अभी बहुत चर्चा में हैं और बैटरी के नाम से पुकारे जाते हैं। भाई साहब ने इन्हें बताया मुन्ना भी कहते हैं और बैटरी भी कहते हैं। चलिए मुन्ना बैटरी जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए हमारे मंच पर। तो मुन्ना बैटरी जी सबको हंसाते भी हैं, हंसते भी हैं और नरेंद्र मोदी जी की तरह मंच पर चढ़ते हुए पहली सीढ़ी को प्रणाम भी कर रहे हैं। शायद पहली बार मंच पर चढ़ रहे हैं मुन्ना बैटरी जी। तो एक बार क्या हुआ, ये मुन्ना बैटरी जी घर में बैठे हुए थे, अचानक बेल बजती है और ये दरवाजा खोलने के लिए जाते हैं। दरवाजा खोलते ही अपनी पत्नी को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। दरवाजे पर उनकी पत्नी मायके से आई थी, उनको देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। पत्नी ने पूछा, ऐसे क्यों हंस रहे हो, ऐसे क्यों हंस रहे हो? तो मुन्ना बैटरी जी ने कहा, गुरु जी ने कहा था कि जब भी मुसीबत सामने आए तो उसका सामना हंसते हुए करना बेटे। तो वो हंस कर अपनी पत्नी का यानी मुसीबत का सामना करते रहते हैं मुन्ना बैटरी जी। मैं किशोर मंत्री जी हमारे आयोजन समिति के आपसे आग्रह करूंगा, कृपया मुन्ना बैटरी जी को एक बढ़िया सी सुंदर सी माला पहनाकर उनका स्वागत करें। मुन्ना बैटरी जी नींबू सस्ते हैं, नींबू की माला आपको पहना के हम स्वागत करना चाहेंगे। किशोर मंत्री जी कृपया स्वागत करें हमारे बैटरी जी का। पीने में काम आएगा। हमारे बीच में झारखंड हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज श्री रमेश मेरठिया जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं ससम्मान रमेश मेरठिया जी से आग्रह करूंगा कि कृपया एक बार मंच पर आए। श्री रमेश मेरठिया जी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। श्री रमेश मेरठिया जी, श्री विनोद जैन जी ससम्मान मेरठिया जी को मंच पर लाएं। मैं संयोजक श्री विनोद जैन जी से आग्रह करूंगा कि हमारे विशिष्ट अतिथि श्री रमेश मेरठिया जी को एक मिक्स आलू नहीं क्या नींबू है ना, अच्छा मिक्स वेज की
एक सुंदर सी माला पहनाकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। को पसंद भी है। और अब बारी आती है आज के मुख्य अतिथि, हम सबके बड़े भाई, बहुत ही लोकप्रिय राज्यसभा सांसद, हम सबके बीच के अपने भाई, हमारे समाज के लिए गौरव, आदरणीय महेश पोद्दार जी का मैं पवन शर्मा जी से आग्रह करूंगा, कृपया ससम्मान उनको मंच पर लाएं। मैं हमारी समिति के कर्मठ सदस्य मनोज बजाज जी से आग्रह करूंगा, आज के मुख्य अतिथि श्री महेश पोद्दार जी को गाजर की माला पहनाकर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इस समिति की ओर से करें। स्वागत के इस क्रम के बाद मैं देख रहा हूं कि हमारे बीच में बहुत ही गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं। हमारे इस शहर के डिप्टी मेयर श्री संजीव विजयवर्गीय जी, जो कि विजयवर्गीय समाज के अध्यक्ष भी हैं, यहाँ उपस्थित हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष श्री गोवर्धन प्रसाद जी गारोदिया हमारे बीच में हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। श्री विनय सरावगी जी, झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष, आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। श्री रवि शर्मा जी, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष और रांची जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष दोनों हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। श्री सज्जन सराफ जी, जो कि वनवासी कल्याण केंद्र के अध्यक्ष हैं और चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। डॉक्टर श्री ओम प्रकाश अग्रवाल जी, जो कि मारवाड़ी सहायक समिति के पूर्व अध्यक्ष हैं, आपका अभिनंदन और स्वागत। श्री अरुण बुधिया जी हमारे बीच में हैं, जो कि मारवाड़ी सहायक समिति के अध्यक्ष और पूर्व चैम्बर अध्यक्ष हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। नरेंद्र जैन जी, जैन समाज के पूर्व अध्यक्ष हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। पवन बजाज जी, पीएचडी चैम्बर के अध्यक्ष हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। माधव लखौटिया जी, जो कि हमारे लायंस क्लब के इस जिले के गवर्नर बनने वाले हैं अगले साल, अभी फर्स्ट वीडीजी हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे छोटे भाई ललित ओझा जी यहाँ उपस्थित हैं, हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं इस समिति की ओर से। इसके अलावा छोटे लाल जी जैन, जो कि अग्रवाल समाज के संपत्ति संरक्षण मंडल के हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इसके अलावा बहुत से और भी हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, हम बीच बीच में उनका स्वागत करते रहेंगे। तो मित्रों, अब इसके आगे हम लोग अपना आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैं अध्यक्ष उद्बोधन के लिए हमारे अध्यक्ष श्री ललित पोद्दार जी से आग्रह करूंगा कि वो औपचारिक रूप से आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत करें। श्री ललित पोद्दार जी। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। हमारे आज के इस कार्यक्रम के संचालक श्री सुरेश चंद्र जी अग्रवाल, अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन आयोजन समिति के तत्वाधान में आयोजित कवि सम्मेलन के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री राज्यसभा सांसद
माननीय श्री महेश जी पोद्दार, विशिष्ट अतिथि माननीय श्री रमेश जी मेरठिया, पूर्व न्यायाधीश झारखंड सरकार, मंच पर उपस्थित हमारे अखिल भारतीय हास्य कवि सम्मेलन के संयोजक सह सचिव विनोद जैन जी, हास्य कवि सम्मेलन में पधारे, पूरे भारतवर्ष से पधारे हमारे कवि एवं कवित्री, साथ ही साथ हमारे इस आयोजन के 11 सदस्यीय सदस्यगण, सभागार में उपस्थित विभिन्न संस्थाओं से पधारे समाज के पदाधिकारीगण, समाज के वरिष्ठ सदस्यगण, युवा साथी, हमारे समाज की महिलाएं और समाज से आए हमारे समाज के सभी अतिथियों का हम आज इस कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको जानकारी है, हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन लगातार हम 4 वर्षों से करते आ रहे हैं। यह आयोजन सिर्फ एक व्यक्ति की बस की बात नहीं, इस आयोजन में जब तक पूरे समाज की पूर्ण आहुति नहीं होती तब तक यह आयोजन सफल नहीं होता। आप सबों का सहयोग, मार्गदर्शन लगातार हमें 4 वर्षों से मिलता रहा है। हम ऋणी हैं आपके, हम उन व्यक्तियों के ऋणी हैं जिनका सहयोग हमें हर वर्ष प्राप्त होता रहा है। आपके सहयोग से ही इस कार्यक्रम को हम 4 चांद लगा पाते हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले वर्षों में भी आपका निरंतर सहयोग हमें मिलता रहेगा। आपके सहयोग से ही हम यहाँ पे अच्छे अच्छे कवियों को बुला पाते हैं। जब तक आपका आर्थिक रूप से सहयोग हमें नहीं मिलेगा, हम कार्यक्रम करने में असमर्थ हैं। और साथ ही साथ मैं आप निवेदन करना चाहूंगा आप सबों से कि मार्गदर्शन और सुझाव हमें लगातार मिलता रहे। हम आयोजन में 4 चांद लगाते रहेंगे। पुनः आप सबों को इस कार्यक्रम के लिए पुनः आपका अभिनंदन और आपका स्वागत करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं ताकि हम लोग आगे जो है कवियों को सुन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। इसी बीच में हमारे शहर की मेयर श्रीमती आशा लका जी पधारी हैं। आपका अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं समिति के अध्यक्ष ललित पोद्दार जी से आग्रह करूंगा कि कृपया उनको एक मिर्ची की माला पहनाकर उनका स्वागत करें। ललित पोद्दार जी। बबलू कवर करना, वो नीचे जाके पहना रहा है। तालियों से हम लोग स्वागत करेंगे। ललित जी, आप शर्मा कह रहे हैं, होली है, पहनाइए ना। हमारे बीच में शहर के डिप्टी मेयर भी हैं। पहले हम लोग उनका स्वागत इसलिए नहीं किए थे कि बोले मेयर आ जाए तब साथ में हम लोग स्वागत करेंगे उनका। हमारे भाई संजीव विजयवर्गीय जी भी हैं हमारे बीच में। मैं ललित जी से आग्रह करूंगा कि अपने भाई संजीव जी को माला पहनाए मिर्ची की मटर की? मिर्ची की। लगता है हमारे मेयर डिप्टी मेयर दोनों बड़े तीखे हैं। अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हमारी समिति के सभी सदस्यों से और मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, कवियों से आग्रह करेंगे कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन
दीप प्रज्वलन करके करें और उसके बाद हम लोग पीछे में जो एक पर्दा लगा हुआ है उस पर्दे को हटाकर और विधिवत इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। पीछे में एक पर्दा लगा हुआ है। हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि आपसे आग्रह है कृपया उस पर्दे को अनावृत करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। एक सेकेंड, सबको अच्छे से आ जाना चाहिए। फोटोग्राफर आ जाए, उधर से ले लो, सामने से। हाँ, इधर से। जी, उद्घाटन किया जाए। तालियों से हम स्वागत करें। भव्य उद्घाटन हो रहा है। आज तक में एक आता है ना, सो सॉरी, वही वाला है। और अब हम आयोजन समिति के सभी लोग कृपया अपने स्थान पर आ जाएं। श्री महेश पोद्दार जी का, जो कि आज के मुख्य अतिथि हैं हमारे बीच में, इनका आशीर्वचन भी लेंगे, मार्ग निर्देशन भी लेंगे, होली की शुभकामनाएं भी लेंगे। भाई महेश पोद्दार जी। कुछ लोग खड़े हैं, कुछ कवि बैठे हैं। ये दोनों में क्या अलग अलग किस्म के कवि हैं क्या? वो एक लेफ्टिस्ट है, एक राइटिस्ट है। जो राइटिस्ट है वो बैठे हैं और जो लेफ्टिस्ट है वो खड़े हैं। आज की आयोजन के समिति के अध्यक्ष ललित जी और उनके साथी, मंच पे कवि नस्ल के हमारे मेहमान रूपी देवी देवता, और समारोह के बीच में मिर्ची धारणी हमारी बहन आशा लकड़ा जी और मिर्ची धारक हमारे डिप्टी मेयर संजीव जी। इन दोनों की तीख, जैसा कि उद्घोषक सुरेश जी ने कहा, इन दोनों और काफी समय से थोड़े तीखे रूप से ये अपना काम कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी आपके बीच में ये लोग चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। तब आपको ये खट्टे हैं, मीठे हैं, तीखे हैं, ये आपको थोड़े दिन में पता चलेगा। इनका आशीर्वाद जब ये आपसे मांगने आएंगे। जब सुरेश जी ने मुझे कहा कि भैया आपको मुख्य अतिथि के तौर पे आना है, तो मैंने उससे पूछा भैया मुझे क्यों बुला रहे हो, ऐसी क्या बात है? वो बोले भैया हम लोग को नॉर्मल टाइप के पॉलिटिशियन को नहीं बुलाना, ऐसा निर्णय हमने कहा है। तो अब मैं अपने जो मेहमान रूपी देवताओं से पूछता हूँ कि मैं एबनॉर्मल रूप का पॉलिटिशियन लगता हूँ क्या? मैं तो समझता हूँ कि मैं नॉर्मल हूँ जितना सुरेश जी हैं, लेकिन इनको कुछ न कुछ मुझ में एबनॉर्मलिटी नजर आती है। एक तो चीज है होली के बारे में मैं कभी कभी सोचता हूँ, प्राय राजनीति के सोचते नहीं है वो, प्राय वो कुछ कर गुजरते और वो कुछ कर गुजरते उसके बाद में जनता सोचती है कि इसने क्या किया। तो मैं कुछ सोचता हूँ तो सोचता हूँ कि पता नहीं होली का हास्य कवि सम्मेलन से क्या संबंध है। एक संबंध होली का जो है वो होली के बाद में पता चलता है। अभी 3 दिन बाद में आप अखबार खोलेंगे तो पढ़ेंगे कि होली में इतने लाख की शराब रांची वाले गटक गए
और इतने चिकन लोग पचा गए। एक मेरे मित्र हैं पत्रकार पांडे जी, तो मैंने पूछा उनसे कि भैया पांडे जी, ये आप लोग को अंदाज कैसे लगता है कि इतने चिकन खाए गए और इतने दारू पी गई? वो बोले भैया बहुत सिंपल है, जब मैं रिपोर्ट बनाता हूँ आप पढ़ लीजिए, मैं चिकन के बारे में कुछ नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं चिकन नहीं खाता हूँ। तो दारू के बारे में क्यों लिखते हो? बोला भैया जो आदमी जितनी दारू पीता है उसी के अंदाज से आकलन करके वो लिख मारता है। इसीलिए देखेंगे अखबारों में कोई 10 लाख की दारू लिखता है, कोई 50 लाख की दारू लिखता है। तो जो जिस अखबार में 50 लाख की दारू लिखी हो, समझ जाइएगा कि उसका पत्रकार या रिपोर्टर उसने उसी मात्रा में चढ़ाई होगी इस होली के दौरान। यदि आप किसी पुजारी को पूछें कि होली में उसने क्या किया, तो वो पुजारी एक ही चीज बोलेगा कि होली में हमें पूजा तो सब करवाते हैं और सारे लोग पूजा करते हैं, लेकिन होली की दक्षिणा पुजारी को नहीं मिलती, ये एक उसका अफसोस होता है। अभी अखबारों में आप देखेंगे 2 दिन अखबार नहीं निकलेंगे। इतना बड़ा छुट्टी अखबारों को सिर्फ होली पे मिलता है। इसका कारण एक दिन तो वो त्योहार में व्यस्त रहते हैं और दूसरे दिन ऑफिस आने लायक नहीं रहते, और तीसरे दिन वो उसका फिगर लिखते हैं। अभी मैं अपने देवता रूपी कवियों से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा अपने बातों से थोड़ा हमें समझा दें होली का भांग से क्या संबंध है, होली का भौजाई से क्या संबंध है, होली का भजन से क्या संबंध है, होली का कविता से क्या संबंध है, होली का भोजपुरी से क्या संबंध है, होली का चोली से क्या संबंध है, होली का भोली से क्या संबंध है, और होली का सबसे बड़ा संबंध जो है हर कवि सम्मेलन में वो राजनीतिज्ञ से है। तो होली का और कवियों का राजनीतिज्ञ से क्या संबंध है, ये मैं आपसे अपेक्षा करूंगा। आप तो राजनीति के बारे में बोलेंगे और हम सुनते भी हैं, सारे राजनीतिक सुनते हैं, और राजनीतियों के बारे में आप जितनी कड़ी कड़ी बातें बोलते हैं उतना लोगों को मजा आता है। थोड़ा नरम नरम बोलेंगे तो इनको मजा नहीं आएगा, इनको कुछ गरम गरम सुनने का मन करता है। जो रस श्रृंगार की कवित्री हैं उनसे भी अपेक्षा करते हैं लोग कि वो राजनीतिज्ञ के बारे ही कुछ बोले। तो एक राजनीति का विषय और होली का संबंध, ये मेरे को आज तक समझ नहीं आया। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ और हो सकता है कि कल सुबह तक समझ में आ जाए। इन शब्दों के साथ मैं आप सबों का रांची में स्वागत और आमंत्रित करता हूँ कि रांची की इस शाम को आप सब अपने अपने मधुर वाणी से, अपने चातुर्य से, अपने ज्ञान से और अपनी बुद्धि से हम सबों को आनंद का मौका लेने दें, और होली की राम राम के साथ से आप लोगों को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महेश पोद्दार जी। आपने बड़े ही होलियाना अंदाज में कवियों के सामने कुछ प्रश्न छोड़ दिए हैं। अब देखते हैं कि कवि इसमें पास होते हैं या फेल होते हैं, लेकिन एक बात तो जरूर है जो आपने कहा कि होली और शराब का क्या संबंध है। मैं आपको बताऊं, होली और शराब का चोली दामन का संबंध है, और जबरदस्ती लोगों ने शराब को बदनाम कर रखा है। इसी बात पे 2 बातें मैं कहना चाहूँगा, उसके बाद हम अपना कार्यक्रम कवियों के हवाले कर देंगे। चूंकि महेश जी ने शराब की बात उठा दी, इसलिए ये बातें कह रहा हूँ मैं। मुझे शराब से मोहब्बत नहीं है, मुझे शराब से मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत तो उन पलों से है जो शराब के बहाने मैं दोस्तों के साथ में बिताता हूँ।
शराब तो खामखा बदनाम है, शराब तो खामखा बदनाम है। नजर घुमाकर देख लो इस दुनिया में, नजर घुमाकर देख लो इस दुनिया में शक्कर से मतलब शुगर से मरने वालों की तादाद बेशुमार है। मित्रों, तौहीन न कर शराब को कड़वा कहकर, तौहीन न कर शराब को कड़वा कहकर, जिंदगी के तजुर्बे शराब से भी कड़वे होते हैं, जिंदगी के तजुर्बे शराब से भी कड़वे होते हैं। एक बात और किसी कवि ने कही है, कर दो तब्दील अदालतों को मैखाने में, कर दो तब्दील अदालतों को मैखाने में। साहब, सुना है नशे में कोई झूठ नहीं बोलता है, सुना है नशे में कोई झूठ नहीं बोलता है। और दुनिया में कवि रूपी देवता जी, कृपया एक लाइन है, उसके बाद आपको ये हैंड ओवर कर रहे हैं हम। दुनिया में सबसे कड़वी चीज इंसान की जुबान है, ध्यान देंगे, दुनिया में सबसे कड़वी चीज इंसान की जुबान है। दारू और करेला तो खामखा बदनाम है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों को सुनने के लिए। पता नहीं आपने सुना कि नहीं, फिर भी धन्यवाद। और अब हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हमारे मुख्य अतिथि जी चाहते हैं कि हम भी नीचे जाकर आनंद लें, तो महेश पुदार जी से आग्रह करूंगा कृपया वो सामने बैठे और आज के मंच संचालक डॉक्टर सुनील जोगी जी को हम मंच समर्पित करते हैं ताकि वो आगे का कार्यक्रम को संचालित कर सकें। भाई सुनील जोगी जी, आप आए और संचालन करें। तालियों से इनका स्वागत कीजिए। देखिए, सुनील जोगी जी के बारे में मैंने पहले बताया कि नेता हैं, जब तक ताली नहीं बजेगी तब तक ये बोलेंगे नहीं। ताली एक बार जोर से। बहुत बहुत धन्यवाद। इधर चल जाए कि आप चलिए, दिक्कत होगा क्या? इसको दिक्कत है, बीच में दिक्कत। माँ शारदा को नमन करता हूँ, रांची के काव्य प्रेमी श्रोताओं का अभिनंदन वंदन करता हूँ और आप सब सुधी श्रोताओं को भी नमन करता हूँ। कितने लोग चाहते हैं कि कवि सम्मेलन शुरू किया जाए? एक बार हाथ उठाकर बताएं। अभिनय तालियों में तब्दील। कवि सम्मेलन में कैसे तालियां बजाई जानी चाहिए ये रांची को बताने की आवश्यकता नहीं। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सुरेश चंद्र अग्रवाल जी जब आपके साथ हैं तो विनोद जी बाकी कवियों को बुलाने की आवश्यकता क्या है? उन्हें शराब से लेकर हर विषय पर खूब कविताएं याद हैं। मैं उनके दिव्य ज्ञान को प्रणाम करता हूँ और अपनी सुना के बाहर की तरफ जा रहे हैं। हमारी भी सुन लो प्रभु। थोड़ा उल्लास में बैठे, बातचीत कम करें। विनोद जी, आज के अध्यक्ष जी, पोद्दार जी, आदरणीय जालान साहब, महेश जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। महेश जी इतने अच्छे राजनेता हैं, इतना अच्छा उद्बोधन दिया उन्होंने कि किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो उसे पूरा सुनकर ही बीच में छोड़कर कार्यक्रम नहीं जाता। ये उनकी विशेषता है। बहुत सारे प्रश्न उन्होंने कवियों के सामने उठाए हैं कि होली का इससे क्या संबंध है, उससे क्या संबंध है। उन सब प्रश्नों का उत्तर महोदय हमारा आखिरी कवि देगा। अगर प्रश्न उठाए हैं तो वो सुनने के लिए आपको बैठना पड़ेगा। आप समर्थन करें तो तालियों से। ये भी आप समझ लें कि आप हम लोग आपके शहर में हैं। कवियों का स्वागत हो गया है। जिस तरह स्वागत हुआ वो भी बड़ा अद्भुत है। स्वागत देखकर आप समझ सकते हैं कि ये स्वागत और ये कार्यक्रम केवल मारवाड़ी लोग ही कर सकते हैं। घर में जो सब्जियां बची हुई थी उनकी माला बनाई और हर कवि को पहना दी। अब ये कवि बेचारे सब्जी तो ले नहीं जा सकते। हो सकता है गौरी मिश्रा को इसलिए बुलाया हो कि ये सब्जी काटने के काम आएंगे।
और उसके बाद ये सब्जी वापस अपने घर पहुंच जाएगी। तो ये मारवाड़ी दिमाग है, एक बार तालियां इनके लिए भी बजाएं, थोड़ा उल्लास में बैठे। ऐसा लगना चाहिए कि आप हंसने आए हैं, कवि सम्मेलन सुनने आए हैं। जो लोग अभी भी आ रहे हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। हम लोग थोड़ा जल्दी शुरू हो गए। वैसे कार्यक्रम 2 दिन का रखा जाना चाहिए। विनोद जी कहाँ गए? अच्छा, ये 2 दिन रखिए, एक दिन स्वागत सम्मान भाषण, हाँ तालियां बजाया, ऐसे क्या बढ़िया, ऐसे थोड़ी बढ़िया होता है। हाँ, एक दिन भाषण, स्वागत सम्मान और दूसरे दिन कवि सम्मेलन। आइए कमल जी, ये आपका 7वां चक्कर है, इतने में आदमी का ब्याह हो जाता है। घूमते रहो, मुझे कोई असुविधा, आनंद में रहो। ऐसा लगना चाहिए आखिरी व्यक्ति तक ये होली का उत्सव, होली का आयोजन है। सब देश के महनीय कवि आपने बुलाए हैं। मैं एक छोटा सा परिचय कराता हूँ। सबसे किनारे भाई गौरव चौहान हैं, जिनका स्वर आपने सुना होगा, इटावा से हमारे बीच है। ये भारत माँ के शानदार लाल हैं, इनके लिए तालियां आप जोरदार बजाएं, जोरदार। देश के ताज़ा से ताज़ा विषय पर वो कविताएं लिखते हैं भाई गौरव चौहान। आदरणीय हरिओम पवार, देश का ऐसा स्वर, एक बार सबके हाथ उठे। एक शाम हरिओम पवार जी की जिस शहर को मिलती है, वो शहर अपने आप को धन्य समझता है। कई प्रधानमंत्री उनको नीचे बैठकर सुनते रहे। उन्होंने, माननीय महेश जी, उन्होंने लोकसभा सदस्य चुनाव लड़ने के लिए टिकट को भी उन्होंने ठुकरा दिया कि मैं कवि ही ठीक हूँ, जनता के बीच में मैं कवि के रूप में रहना चाहता हूँ। ये बड़ा कलेजा, बड़े काम करते हैं। वो आमद के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। वाणी फाउंडेशन एक ट्रस्ट चलाते हैं गरीब बच्चों के लिए। उन्होंने शादी नहीं की जीवन में, सारा जीवन अपना गरीब बच्चों के लिए समर्पित कर दिया और रिश्ते में वो अटल जी के साड़ूबाई हुए। वो शादी नहीं की तो साड़ूबाई, तो वो यहाँ है। मैं उनका सम्मान, अभिनंदन करता हूँ। तालियां थोड़ी कमजोर बजा रहे हैं, ये अगर थोड़ी 10 गुना बढ़ा दें तो और अच्छा हो जाए। आदरणीय हरिओम पवार जी, ये भाई शंभू शिखर, आपने ऐसा आइटम भी नहीं देखा होगा। बताने की जरूरत ही नहीं है कि रांची बिहार के। आप एक बार अर्जुन मुंडा को देखो, अपने आप शंभू शिखर कहाँ के हैं ये पता चल जाए। तमाम चैनलों से आप बिल्कुल गुरु अवतार उनका कुर्ते में। अगर सामने तबला रख दो तो ये लोग नहीं समझ सकते कि कौन से महाराज हैं, लेकिन वो हास्य में इनके बिल्कुल ताज है। एक बार तालियां उनके लिए बजाएं। वो भी बहुत चैनलों पे आते हैं। मुझे बता रहे थे जब तक घर नहीं जाता पत्नी खाना नहीं खाती। मैंने कहा बड़े सौभाग्यशाली हो, आजकल ऐसी पत्नियां कहाँ मिलती। बोले ऐसी बात नहीं है, जाता हूँ बनाता हूँ तब खाती हूँ। तालियां बहुत कमजोर हैं आपकी, ऐसे मजा नहीं आता। तो हमारे ये भारत माता के लाल भाई अब्दुल गफ्फार राजस्थान से हमारे बीच, गाय पर सबसे ज्यादा कविताएं लिखी, गौभक्त के रूप में उनको सम्मान का। एक बार हो सकता है बैठे बैठे पीछे लोग न देख पा रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां उनके अनुरूप बजाएं। राजस्थान की माटी से एक ऐसा शेर कवि आया अब्दुल गफ्फार के रूप में है। वो राजस्थान सरकार में मंत्री भी रहे हैं, मंत्री का दर्जा उनको प्राप्त रहा है और कई सारी उनकी किताबें रही हैं। मैं उनके बारे में बताऊंगा। एकदम भैया डिस्टर्ब हो रहा है ना, एकदम डिस्टर्ब हो रहा है। कौन बोल कौन इसलिए हम आपको बोले थे, दूसरा सोच के बोले थे, लेकिन अगर पत्नी के साथ बैठकर भी आपकी आवाज निकल रही है तो मेरा मन कर रहा है कि सारी सब्जियों की माला आपको ही पहना देंगे। प्रभु इतनी कृपा करें। भाभी जी आप अपना कौशल दिखाएं। उन आंखों से इन्हें एक बार देख लें जिन आंखों से रोज देखती हैं। मैं नहीं चाहता कि नीचे से कोई बोले, आप बोलेंगे हम आपको सिर्फ ताली बजानी है बाबा। ऐसा करो कि कभी को देखो व्यवधान होता है। आइए वैसा भाई इधर भी एक बार हाथ जोड़ लो, ये थोड़ी सुनाएंगे ऊपर वाले। आइए आइए आइए, ये तो बड़ा अच्छा मंच है। ये दूरी कम रखी विनोद जी, वरना यहाँ तो लोग बाई कार भी आ सकते थे। बड़ा अच्छा इंतजाम है, तालियां बजाते रहे, आप उल्लास में बैठे हैं, नहीं चलेगा। बड़ा अच्छा इंतजाम है। विनोद जैन जी हमारे बहुत प्यारे इंसान हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और बड़ा अच्छा इंतजाम व्यवस्थाएं सब की हैं। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। इस तरफ चलते हैं।
गौरी मिश्रा यहाँ हैं, नैनीताल से आई हैं, और उनको भी आपने बहुत माध्यमों से सुना होगा। जब वो मंच पे आई तो कई बुजुर्गों ने अपने चश्मे उतार के साफ किए। मैं समझ गया कि आज इनका मोतियाबिंद बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है। तालियां बहुत कमजोर है, देखो आनंद में आ जाओ, होली का उत्सव दिखना चाहिए। तो गौरी मिश्रा यहाँ है। सब्जियां देखकर इनको पता चला कि इनको किस लिए बुलाया है। मेयर साहिबा भी हैं, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। आशा लता जी, ऐसा स्वागत आपका भी कभी नहीं हुआ होगा। मिर्ची से स्वागत किया गया आपका, अच्छा है, यही होली का उत्सव है। होली में सब भेद मिट जाएं। एक बार तालियों से स्वागत करें गौरी मिश्रा को। पहले भी आपने उन्हें सुना होगा, लेकिन मैं एक शेर कहता हूँ कि उनसे मिलने का हर अंदाज जुदा होता है, चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है। तो यहाँ आई हैं, उनका स्वागत हो। रांची में नैनीताल आया है, हालांकि इन्हें जून में आना चाहिए जब गर्मी ज़्यादा होती है, लेकिन उनका स्वागत है। और सबसे किनारे मुन्ना बैटरी, मध्य प्रदेश मंदसौर के हास्य के लाजवाब कवि, आप उनका भी एक बार स्वागत करें। मुन्ना बैटरी की सेहत बता रही है कि इनका पीएनबी में जरूर खाता रहा होगा, वरना थोड़े दिन पहले ये थोड़े हष्ट-पुष्ट थे। नीरव मोदी की कृपा इन पर भी हुई है। लेकिन ये जहाँ बैठे हैं और जैसा उनका नाम है मुन्ना बैटरी, तो बैटरी मजबूत रहेगी, चार्ज होने के लिए ठीक जगह पे बैठे हैं। मैं उनको भी स्वागत करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सुनील जोगी है, मैं दिल्ली से आया हूँ। अगर आपके हाथों में थोड़ी बहुत शक्ति बची हो, मन बचा हो, तो तालियां बजाते रहें, आनंद में रहिए। कवियों के पास कोई हारमोनियम तबला नहीं होता, केवल शब्द होते हैं। वो शब्द अगर आपके दिलों पर दस्तक दें तो आपकी तालियों की गूंज कवियों तक आनी चाहिए। एक ऐसा माध्यम है, 40 वर्ष से ये समाज कवि सम्मेलन कर रहा है, हास्य कवि सम्मेलन कर रहा है, होली के अवसर पर कर रहा है, तो थोड़ी जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। मैं होली की शुभकामनाएं आपको देते हुए कहता हूं कि होली हमारे देश की पहचान बन जाए, होली हमारे देश की पहचान बन जाए, ये आन बान और हमारी शान बन जाए। भरे पिचकारियों में पानी कुछ ऐसे 3 रंगों का जो कपड़ों पर गिरे तो पूरा हिंदुस्तान हो। आज की शाम एक शानदार कवि सम्मेलन रांची में होने वाला है। यहाँ उमेश कुमार जी बैठे हैं, संजय सिंह जी बैठे हैं, बलबीर जी बैठे हैं, बहुत सारे परिचित चेहरे बैठे हैं, और ये इनसे मुझे भरोसा है कि ये सब अंत तक बैठे रहें। आदरणीय हरिओम पवार जी को सुने बगैर अगर कोई जाएगा तो ये समझ ले कि उसने पूरी पूजा में भाग लिया, लेकिन प्रसाद लेते समय वो मंदिर छोड़कर चला गया। मैं कोशिश करूंगा कि सब कवि थोड़ा संक्षिप्त बेशक पढ़ लें। किसी को आप ज्यादा सुनना चाहें, दोबारा सुनना चाहें तो दोबारा भी वो यहाँ है, लेकिन हरिओम पवार जी को सुनने का गौरव आप वो क्षण बिल्कुल खोकर बच जाइएगा। ये मेरा अनुरोध है आपसे हाथ जोड़ के। वो किसी शहर में बड़ी मुश्किल से उपलब्ध हो। मैं शुभकामना की कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं और मां सरस्वती की वंदना के लिए गौरी मिश्रा को आमंत्रित करूंगा। आप ताल से मेरे साथ शामिल हो। ये बड़ा उत्सव महोत्सव रांची का मुझे बताया प्रभात खबर के लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने, ये रांची का सबसे बड़ा उत्सव है कविता का। मैं पूरी की पूरी समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आदरणीय पोद्दार जी, विनोद जैन जी, सुरेश जी, सबको बधाई देता हूँ। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। बाकी नाम भी मैं याद कर लूँगा। कमल जी, 11 नाम है, 11 नाम मैं धीरे धीरे याद करूँगा। आप नहीं बोलते तो भी समाज का ही रहता। ये मुसीबत है, बोलना एक ऐसी बीमारी है, बड़ा मुश्किल। ये महिलाओं के हिस्से है, आज पुरुष भी वो उसमें हिस्सा ले रहे। शुभकामना की पंक्तियां पढ़ता हूँ। प्रभु मैं सब काम कर दूंगा, थोड़ा समय देते रहो। कि मंच को प्रणाम है, सब शामिल, कि मंच को प्रणाम है, आपको सलाम है, जिसने ये जतन किया है उसको राम राम है। जब तक सारे लोग शामिल होंगे मैं यही लाइन दोहराता रहूंगा। मंच को प्रणाम है, आपको सलाम है, जिसने ये जतन किया है उसको राम राम है। आज की ये शाम यहाँ रांची के ही नाम है। शाम को सजाइए, सारे गम भुलाइए, कभी हंसाने आ गए हैं आप
आप मुस्कुराइए, एक बार जोरदार तालियां, दोनों हाथ उठाकर तालियां, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, गौरी जी आइए, वंदना सुनाइए। जोरदार तालियों से स्वागत करें गौरी मिश्रा सरस्वती वंदना। सम्मानित मंच को नमन करते हुए, मंच पे आसीन सभी श्रेष्ठ कविगणों को नमन करते हुए, संस्कार साहित्य सौंदर्य की इस पावन धरा को नमन करते हुए, सर्वप्रथम आप सभी रसिक के श्रोताओं को नैनीताल से आई गौरी मिश्रा की ओर से हिंदुस्तानी संस्कारों के अनुसार प्रणाम करती हूँ। मेरा सौभाग्य है आदरणीय के आदेश पे आज के इस भव्य कवि सम्मेलन का प्रारंभ मंच के इस नन्हे स्वर द्वारा की गई मां की वंदना से होने जा रहा है। एक निवेदन आप सभी से करना चाहती हूँ वंदना प्रारंभ करने से पहले। बेशक पूरा कवि सम्मेलन आप सभी किसी भी मन से सुने, लेकिन जितनी देर मैं यहाँ से माँ की वंदना करूंगी, आप सभी इस तरह का माहौल बनाएगा जिस तरह से आप अपने घर में अपने मंदिर के सामने बैठ के अपने इष्ट देव को याद करते हैं, उसकी पूजा और अर्चना में लीन हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ ऐसा ही माहौल बना के मेरा साथ देंगे, ताकि आपके मन की बात मेरे शब्दों में एक माला रूपी प्रार्थना के रूप में पिरो के माँ के चरणों तक पहुंचे। इसे उम्मीद से वंदना। शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे, आज मां सरस्वती। शब्द जो केवल और केवल जोड़ने का काम करते हैं। आइए हम सब मां शारदा को नमन करें, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया कि कब कौन सी बात कहाँ कहनी है। वंदना प्रारंभ करती हूँ, मेरे साथ जुड़ जाइएगा। शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे, आज मां सरस्वती। शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे, आज मां सरस्वती। शब्द को सवार दे। अंश तेरे मंच के अभी तेरी शरण में है, सब जमाने भर का दर्द दिल में है लिए हुए। घाट घाट पर गए ये घुटन के काफिले, जख्म सारे शब्द की मशीन से सिए हुए। लेखनी को धार दे, व्यक्ति को विचार दे, दुष्टता को मार दे, आज मां सरस्वती। शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे, आज मां सरस्वती। शब्द को सवार दे, आज मां सरस्वती तू ऐसा वरदान दे। शब्द पुत्र सूरबीज बोए अंधियार में, राष्ट्र हो सबल प्रबल, चेतना में क्रांति दल, शत्रु के समक्ष वक्ष राज के प्रहार में। गीत हम पे वार दे, कंठ स्वर को हार दे, काव्य को प्रचार दे, आज मां सरस्वती। शब्द को सवार दे, अर्थ को निखार दे, पंक्तियों को प्यार दे, आज मां सरस्वती। दुष्टता को मार दे, आज मां सरस्वती। काव्य को प्रचार दे, आज मां सरस्वती। जय मां शारदा। बहुत श्रेष्ठ वंदना के लिए एक बार और तालियां बजाएं आप। बहुत मन से उन्होंने वंदना की और बहुत अच्छा मंच, विनोद जी इतना शानदार मंच सजाया है आपने, बहुत अद्भुत है। मैं समझता हूँ कि होली में हम लोग जितने कवि सम्मेलन करते हैं उसमें रांची का मंच सबसे खूबसूरत मुझे आज लग रहा है। सबसे अच्छी व्यवस्थाएं, सबसे सजा हुआ मंच, और ये जोड़े से जाते हुए दो महान संस्था के लोग। भाई साहब जा रहे हैं ना, मुझे पोदार जी है ना, आप भी तो खड़े होके बोले थे कि समाज का कार्यक्रम है। आपको जब जब मैं देखता हूँ
मुझे ध्यान आता है कि किसी पुरुष के सर पर 2 ही महिलाएं हाथ फिरा सकती हैं, एक माँ और एक पत्नी। माँ हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं, पत्नी हाथ फिराती है तो उसका परिणाम कुछ और होता है। और आपके बीच तो ऐसे ऐसे महापुरुष मुझे दिख रहे हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे पूरे मोहल्ले ने हाथ फिरा रखा है। रांची के लोग बहुत अच्छे हैं, हंसते रहिए साहब। हंसी वो वरदान है जो सिर्फ इस इंसान को मिला है, भगवान ने सिर्फ इंसान को दिया है। संसार का हर प्राणी रो सकता है, आंसुओं का समंदर बहा सकता है, मगर सिर्फ इंसान है जो हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है। आपने किसी जानवर को हंसते हुए नहीं देखा होगा कि कोई भैंस मुस्कुराती हुई चली आ रही है। कोई जानवर हंसता हुआ दिखाई दे जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि धीरे धीरे इंसान होता जा रहा है। और हंसी की बात पर कोई अगल बगल इंसान मनहूस बैठा दिख जाए, दिख रहे हैं, मुझे तो दिख ही रहे, आप भी देखो, तो ये भी समझ लेना कि धीरे धीरे वो कुछ और बनने की तैयारी में है, परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। हंसी बहुत जरूरी है समाज में। इतने सारे कवि रांची को हंसाने और जगाने आए हैं, इस क्षण को जीने की कोशिश करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं। आज होली का अवसर है, साहित्य के लोग भी बैठे हैं प्रभु, लेकिन मैं कहता हूं कि सब शहंशाह जब अपनी अपनी कब्रों में ऐठे होंगे, सब शहंशाह जब अपनी अपनी कब्रों में ऐठे होंगे, हम समय सिंधु के अंतर में गहरे पानी बैठे होंगे, सदियां बीते जब सुल्तानों के नामो निशान नहीं होंगे, ये घर घर बंद किताबों में अक्षर बनकर बैठे। ये शब्द वाले लोग हैं, शब्द कभी खत्म नहीं होगा। ऐसे ज्ञान की बातें भी मैं बीच बीच में करूंगा, क्योंकि ज्ञान जो भीतर भरा है थोड़ा थोड़ा निकलेगा। रांची के लोग बहुत अच्छे हैं, बीच में एक आध लोग ऐसे हैं जो जल्दी छोड़ दिए गए है ना। यहाँ एक तीर्थ स्थल जहाँ लोग ठीक होने जाते हैं, कई बार वो ठीक नहीं हो पाते, फिर भी वो आ जाते हैं बाहर। तो बीच में अगर कोई आवाज ऐसी सुनाई दे तो आप समझ लेना कि वहीं से वो जल्दी छोड़े हुए लोग हैं, उन्हें दोबारा इलाज की आवश्यकता है। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जो बगल में बोले आप समझ लो कि इसको वहां ले जाना पड़ेगा। तनाव देने के लिए दुनिया में बहुत कुछ चीजें हैं, आपकी रिश्तेदारी काफी, हंसाने के लिए ये लोग हैं। समाज में जगह जगह तनाव है। मैं बनारस गया तो पंडित आपस में लड़ रहे, मैंने एक से पूछा भाई पंडित हो के आपस में क्यों लड़ रहे हो, तो दूसरे ने बताया कि जब इसे पता था कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाता हूं तो मेरे चिकन में डालने की जरूरत है। तनाव बहुत है साहब, हर आदमी अपने जुगाड़ में है। महेश जी, नवरात्र का व्रत छोड़ के रमजान हो गए, खुशबू लगा के इत्र की दुकान हो गए, इस्लाम में है 4 बीवियों की इजाजत, ये सुनते ही पंडित जी मुसलमान हो गए। हर आदमी अपने जुगाड़ में है। हार के संग कभी जीत भी मिल सकती है, लगे रहो तो प्रभु की प्रीत भी मिल सकती है। कई बाबा तो इसलिए धुनी रमाए हैं कि इन्हीं भक्तों में अली प्रीत भी मिल सकती है। हर आदमी अपने जुगाड़ में है, लेकिन आप हंसी की जुगाड़ में रहो, आप खुशी की जुगाड़ में रहो। ठाकों के लिए आप यहाँ आए हो। कवि को चार्ज करने का एक ही तरीका है, इस्तेमाल करो। जो आपके पास यंत्र है वो कवि से सब कुछ सुन सकता है, तो वो आपको इस्तेमाल करना है। हमारे अतिथि आते रहेंगे, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ये सब महत्वपूर्ण लोग हैं और अब कोई आएगा तो गुंजाइश है नहीं आने। अब किसी को अब ऐसा करिएगा कि जो देर से आए वो उसके लिए जगह ही नहीं है। ये कामयाबी का एक वो है, यहाँ देखो पैमाना, ये पूरा का पूरा पंडाल फुल, जगह ही नहीं है बैठने के लिए। ये विनोद जी शानदार उत्सव है। मैं पहले कवि को आपके भरोसे भेजना चाहता हूँ। वो ठाकों का कवि है, आनंद का कवि है, मस्ती का कवि है, शानदार। एक बार आप जुड़ जाएंगे तो भरपूर हंसाने वाला कवि है। ये मुन्ना बैटरी भगवान की प्रार्थना करने लग गए, भगवान प्रकट हो गए, बोले मैं तुम्हारी तपस्या से प्रार्थना से प्रसन्न हूँ, अगर तुम हिंदू हुए तो मैं तुम्हारी शादी सोनाक्षी सिन्हा से कर दूंगा, वरदान मांगो। मुस्लिम हुए तो कैटरीना कैफ, और ईसाई हुए तो जेनेलिया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मुन्ना बैटरी ने जो नाम बताया उस पर आनंद लेना। बोले प्रभु मेरा नाम है मोहम्मद मुन्ना बैटरी डिसूजा। भगवान भी चक्कर खा गए, बोले फिर तो तुम्हारे लिए राखी सावंत ही ठीक रहेगी। तो आइए इस बार जोरदार तालियों से हम ऐसे अद्भुत कवि का स्वागत करें।
मुन्ना बैटरी आपके लिए, तालियां कमजोर रहेगा पूरा पांडा। पहले कवि को ऊर्जा दे भाई, मुन्ना बैटरी मंदसौर मध्य प्रदेश। वाह, ये पर सेट करके आप पढ़ लो। अरे इतने से बैटरी चार्ज नहीं होगा, ये मुन्ना बैटरी। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। प्रणाम करना चाहता हूं आप सब लोगों को कि आपने मुझे बुलाया, हालांकि आप तो बाद में आए, मैं अतिथियों को कहना चाहता हूं कि मेरी बैंक की बात बता रहे तो मेरे बैंक में खाता है, मेरा कोई खाता होता नहीं है बैंक में। तो मेरा दोस्त थी बैंक में, मैं जब घर से निकला 15 तारीख को, तो मैंने कहा मैं तेरे को एडवांस में होली की बधाई देकर जाना चाह रहा हूँ सबसे पहले। तो बोला तू रहने दे, तुमसे पहले तो नीरव मोदी हमको देख के चला गया। लेकिन मैं रांची की धरा के लोगों को प्रणाम करना चाहता हूं। वो एक आदमी था जिसको देश ने इतना प्रेम दिया, लेकिन वो देश को लूट कर चला गया। लेकिन आपके यहाँ का एक बेटा है जिसने बाहर जाके शोहरत कमा के रांची का नाम पूरे हिंदुस्तान में रख दिया। मैं महेंद्र सिंह धोनी की इस धरा का प्रणाम करता हूँ कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। आप ज्यादा तनाव मत लेना, मैं केवल 5 मिनट पढ़ूंगा, क्योंकि देश के बड़े कवि आदरणीय हरिओम पंवार साहब इस मंच पर बैठे हैं। हम सब अपना अपना काम करेंगे, उसके बाद ये मंच आदरणीय दादा तक पहुंचेगा। हालांकि दादा अच्छी तरीके से जानते हैं कि फोकट की बात कर रहे हैं। हमारे कवि सम्मेलन के मंच पे यही चलता है, जो भी आता पहले नंबर पे वो यही बोलता है, आज हमें दादा तक पहुंचना है, और उसका 1 घंटा काम करके निकल लेता है। फिर दूसरे नंबर पे एक और आता, वो भी यही बोलता है, आज हमें दादा तक पहुंचना है, और वो भी उसका 2 घंटा काम करके निकल लेता है। और रात को 4 बजे जब आखिरी में दादा की बारी आती है, तब तक पब्लिक घर चली जाती है। तो मैं आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा, मैं केवल 5 मिनट पढ़ूंगा, और इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि आज हमें दादा तक पहुंचना है। ज्यादा माथा फोड़ी करूंगा क्या? मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। वो कहाँ गए सुरेश जी? मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं। आपने मुझसे एक यहाँ मंच से सवाल पूछा था कि राजनीति और होली में क्या समानता है। ऐसा है, आम जनता होली केवल होली के दिन खेलती है, वो एक ही दिन कलर में रंगाती है, लेकिन नेतागिरी में लोग हर रोज भ्रष्टाचार में रंगीन हो जाया करते हैं। कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं। कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं, और माइक पर आते ही अगर घनघोर तालियां ना बजे तो मैं वापस बैठ जाता हूं। एक अरब 96 करोड़ 8,53,115 वर्ष पूर्व निर्मित इस सृष्टि के पृथ्वी लोक पर स्थित प्राचीन व ऐतिहासिक देश भारत की पवित्र धरा के इस भूभाग पर विराजित समस्त देशभक्त श्रोताओं को मैं मुन्ना बैटरी अपने दोनों हाथ ऊपर करके प्रणाम निवेदित करता हूं। ये जानकारी मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि मेरे पास है, और इस सृष्टि की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों के पास जानकारी है पर वो देने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के पास आतंकवादियों की पूरी जानकारी है, पर वो देने को तैयार नहीं है। नेताओं के पास काले धन की पूरी जानकारी है, बहुत, पर वो भी देने को तैयार नहीं है।
पुलिस वालों के पास चोरों की पूरी जानकारी है। अच्छा है, वाह। पर वो भी देने को तैयार नहीं। और एक लाइन पे पीछे तक की तालियां देखना चाहता हूं कि बैंक वालों को भागने वालों की पूरी जानकारी है। वाह 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 वाह, मुन्ना वाह, बेटा। और मजे तो अगली लाइन पे लेना कि भक्तों को फर्जी बाबाओं की पूरी जानकारी है। पर वो देने को तैयार नहीं है। पर इतनी सब जानकारी मेरे पास थी तो मैंने आपको दी के नहीं दी। और मैं तो हकीकत कह रहा हूं, एक टिप्पणी पर पीछे तक के लोगों की मस्ती देखना चाहता हूं। इस देश की बड़ी पार्टी कांग्रेस, नई बात सुना दादा, इस देश की बड़ी पार्टी कांग्रेस ने हमसे 70 साल तक एक महत्वपूर्ण राज छुपा कर रखा। 70 साल तक। 1947 में यह देश आजाद हुआ था और 2017 में जाके एक महत्वपूर्ण जानकारी मालूम पड़ी कि गीला कचरा हरे बॉक्स में डालना चाहिए। जोरदार तालियां एक बार। और सूखा कचरा नीले बॉक्स में डालना चाहिए। 70 साल तक हमसे राज छुपा कर रखा गया। और मैं तो हकीकत कह रहा हूं, भाजपा के लोग यहाँ बैठे तो मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि जो लोग आपको 70 साल में कचरे की जानकारी नहीं देके गए, उनसे आप काले धन की जानकारी का बिल्ला ले लोगे। लेकिन प्रणाम करना चाहता हूं, आप लोगों ने मेरी थकान दूर कर दी। मैं पिछले 22 रोज से लगातार कवि सम्मेलनों में हूं, लेकिन आज जितनी बढ़िया ऑडियंस और जितने बढ़िया श्रोता यहां मिले पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिले। और ये बात मैंने कल भी कही थी एक कवि सम्मेलन में। आप सब लोगों को चार्ज करने के लिए मेरे को पहले नंबर पे उतारा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबको चार्ज कर दूं, लेकिन नहीं कर सका तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं मंदसौर से आया हूं। मंदसौर का नाम मंदोत्री के नाम से पड़ा है। मंदोत्री रावण की बीवी थी और रावण मेरे फूफा जी लगते हैं। जिनको मारने के लिए भगवान श्री राम को भी धरती पर जन्म लेना पड़ा, तो आप किस खेत की मूली हो। लेकिन मैं प्रणाम करना चाहता हूं आपको, आपकी ऊर्जाओं को प्रणाम करना चाहता हूं। हकीकत कह रहा हूं, एक सरकारी कविता पढ़ देता हूं 2 लाइन की, उसके बाद फिर सारी असरकारी कविता पढ़ूंगा। लेकिन 4 लाइनों की असरकारी कविता पढ़ देता हूं, सरकारी कविता पढ़ देता हूं। सरकारी इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि भाजपा के लोग पेमेंट भी जस्टिफाई करना पड़ता है कि ठान लो तो ये कृष्ण कन्हैया का वृंदावन बन जाएगा। 4 लाइन की पढ़ूंगा, ज्यादा बड़ी नहीं पढ़ूंगा। तनाव बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि फिर हमें दादा तक पहुंचना है। कि ठान लो तो ये कृष्ण कन्हैया का वृंदावन बन जाएगा, ठान लो तो ये माता यशोदा का घर आंगन बन जाएगा। अरे सरकार तो अपना काम कर ही रही है, एक बार जनता भी साथ दे तो स्वच्छता में भारत नंबर 1 बन जाएगा। वाह, बढ़िया बात है भाई, वाह 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 वाह। ज्यादा बड़ी इसलिए नहीं लिखी क्योंकि सरकार की भी योजना बड़ी होती पर निकलती छोटी है, इसलिए मैंने भी ज्यादा माथा पड़ा। स्वच्छ भारत अभियान का तो इफेक्ट भी आया बहुत। मैं अभी एक शादी में गया था, वहां पे पंडित जी फैरक लेने के बाद वचन ले रहे कि 7वां वचन पूर्ण होने के बाद 8वें वचन की बारी है। 8वां वचन सभी वचनों पर भारी है, क्योंकि ये परोपकारी है, सर्वहितकारी है। इसको पूर्ण करने में समाज की जिम्मेदारी है। तो आज से दूल्हा और दुल्हन इस बात का प्रण करे कि गीले कचरे का हरे बॉक्स में, सूखे कचरे का नीले बॉक्स में। और मैं तो हकीकत कह रहा हूं, ये जो नोटबंदी थी ये भी स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा थी। लोगों को अब जाके मालूम पड़ी। सही कह रहा, मतलब जिस दिन नोट बंद हुए मैं मुंबई में था एक कवि सम्मेलन में, दूसरे दिन एटीएम के बाहर गया तो अमिताभ बच्चन जी मिल गए। बोले मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मोटर है, कार है, क्या है तेरे पास? मैंने कहा आपके एटीएम से पैसे कितने निकल रहे हैं? बोले 4,500। मैंने कहा मेरे भी इतने ही निकल रहे हैं। फिर किस बात की माथाफोड़ी करा? जब हिंदुस्तान में सबका लेवल बराबर हो गया तो अपने को फोकट की बात करनी नहीं चाहिए। और मैं तो हकीकत कह रहा हूं, जब एटीएम से 2,000 रुपए निकल रहे थे, उन 2,000 रुपए का भी विरोध उन लोगों ने ज्यादा किया जिनके खुद के खाते में 250 रुपए रखे हुए। और तालियां तो इस बात पे बजाना कि 250 भी उनके नहीं थे, गवर्नमेंट ने पहुंचाया था टंकी की सब्सिडी के। लेकिन आप लोगों को प्रणाम करता हूं, मैं कवि हूं, ये मेरा भाग्य है। लेकिन आप जैसे बड़े लोग यहाँ बैठकर मुझे सुन रहे हैं, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और भाग्य और सौभाग्य के बीच में एक बहुत बड़ी खाई होती है। बड़े भाई मेरे गौरव चौहान जी इस देश के बड़े कवि हैं, इन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने बढ़िया लोगों के बीच में बुलाया। भाग्य
और सौभाग्य के बीच में एक बहुत बड़ी खाई होती है जिसे हर कोई पार नहीं कर सकता है। किसी आदमी का भाग्य तगड़ा हो, पर ये जरूरी नहीं कि उसे सौभाग्य में बदल दे। शुरू होना चाहता हूं, पीछे तक के लोगों की मस्ती देखना चाहता हूं। ये जरूरी नहीं है कि किसी आदमी का भाग्य तगड़ा हो कि उसे सौभाग्य में बदल दे। शुरू होता हूं पाकिस्तान से, हिंदुस्तान में कोशिश करता हूं, पीछे तक के लोगों की मस्ती देखना चाहता हूं कि वो शरीफ बना बदमाश तो कुर्सी को छोड़ सटकना पड़ा। लालू से करी दोस्ती तो अखिलेश को फिर लटकना पड़ा। राहुल से करी दोस्ती तो अखिलेश को फिर लटकना पड़ा। लालू फंसे भंवर में तो नीतीश को हाथ झटकना पड़ा। और शशिकला को मिली सत्ता तो पहले ही जेल भटकना पड़ा। ये भाग्य की बात है कि जिसने पूरी उम्र गुजार दी उस राम मंदिर के नाम पे। राम जी तो खुद राष्ट्रपति बन गए ना, अडवाणी जी को करे लगा जूझ भटकना पड़ा। जरूरी थोड़ी भाग्य के साथ आदमी का सही करा, और भाग्य के साथ मार्केटिंग भी तगड़ी चाहिए। सही करा, राहुल गांधी भी कोशिश कर रहे पर कुछ हो नहीं रहा उनसे। मैं तो सही करा, उत्तर प्रदेश में खाट लेके घूमते फिर रहे थे चुनाव में, जबकि टाइम उनके डबल बेड के पलंग का चल रहा है। फिर ढंग के टाइम पे ढंग का काम करो ना, सही लगे थोड़ा। मतलब क्या है, भाग्य के साथ मार्केटिंग भी तगड़ी चाहिए। मार्केटिंग का मतलब आप समझ गए ना। आजकल पूरे हिंदुस्तान में मोबाइल वाले की चल रही कि नहीं चल रही। इधर देखो तो इतना बड़ा वीवो का बोर्ड लगा हुआ, उधर देखो तो इतना बड़ा ओप्पो का बोर्ड लगा हुआ। तगड़ी मार्केटिंग चल रही। मेरे शहर में तो एक मोबाइल वाला ज्यादा ही भावुक हो गया। उसके घर पे गया तो 2 बच्चे खेल रहे छोटे छोटे। मैंने पूछा बेटा नाम क्या है तेरा? बोले वीवो। दूसरे से पूछा तो बोले ओप्पो। मैं अंदर जाके बैठा तो भाई साहब खुद चाय की ट्रे लेकर आए। मैंने कहा आजकल भाभी जी नजर नहीं आ रही है। बोले वो तो 6 महीने हो गए पियर गई हुई है। मैंने कहा क्यों? बोले अब सैमसंग आने की तैयारी है। इतनी मार्केटिंग तगड़ी चल रही है। और सही कह रहा, मतलब भाग्य के साथ मार्केटिंग भी तगड़ी चाहिए कि होता नहीं कुछ उनसे पर सब कुछ झोंक रहे हैं। गुजरात चुनाव में क्या हुआ? राहुल गांधी गए गुजरात चुनाव में कि होता नहीं कुछ उनसे। आ जाइए सर, ये पानी की बोतल भी साथ लेकर आए, शायद रात को 3-4 बजे तक रुकेंगे यहाँ पर, बिठा लीजिए इनको। मतलब भाग्य के साथ आदमी की मार्केटिंग भी तगड़ी चाहिए। और ये सही कह रहा हूं, मतलब मोदी जी की बात बता रहा था। आ जाइए, यही एक ही बची हुई बस खाली, बिठा लो इनको। ये मेरे भाग्य में थे जो आ गए। बढ़िया, मैं आपको प्रणाम करता हूं। एक बार इनके लिए ताली बजा दो। ये भाग्य होता है आदमी का। मेरे भाग्य में ये थे तो आगे उठ के, नहीं तो पीछे ही खड़े हुए थे। ये सही कह रहा, आदमी का भाग्य के साथ मार्केटिंग भी तगड़ी चाहिए। मैं वो बात राहुल गांधी की कर रहा था कि होता नहीं कुछ उनसे पर सब कुछ झोंक रहे हैं। राहुल गांधी का तो भाग्य की बात ही अलग है कि जवानी की बदली बुढ़ापे में बरस गई। भाग्य होता है हर किसी का साथ नहीं देता है कि जवानी की बदली बुढ़ापे में बरस गई, मीडिया की गोरी राजनीति के गले लिपट गई। अरे किस्मत के फोड़े देखो, राहुल जी कुंवर रह गए और दिग्गी राजा से छोरी पट गई। आदमी के भाग्य के साथ मार्केटिंग भी तगड़ी चाहिए कि होता नहीं कुछ उनसे, ये फिर उठकर चले गए। ये क्या चाहते हैं आखिर? ये क्यों मेरा फ्लो जो है 1 नंबर पे? हालांकि टेंशन वाला ही आदमी, और बिल्कुल टेंशन मत लेना। मेरे क्रम पे मेरे को बुलाते हैं इसीलिए पूरे देश में 1 नंबर पे मैं माइक वाइक वगैरह सेट कर दूं, कुर्सियां उर्से जमवा दूं, कैमरे वैमरे सेट कर दूं, पब्लिक को व्यवस्थित सेट कर दूं। उसके बाद सब मामला सेट हो जाता है। उसके बाद फिर हम दादा तक पहुंचते हैं। इसीलिए मेरे को बुलाते। तो मैं हकीकत कह रहा हूँ, ये भाग्य की बात है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये भाग्य की बात है, सही कह रहा हूँ। लेकिन ये होता नहीं कुछ उनसे। गुजरात चुनाव के ऊपर 4 लाइनें देना चाहता हूँ कि क्या हुआ। मस्ती भी लेना, मैं राजनीति की बात भी करूँगा और मस्ती की बात भी करूँगा कि होता नहीं कुछ उनसे पर सब कुछ झोंक रहे हैं। लांघी मर्यादा मंच की वो इतना भोंक रहे हैं। अरे मिलती नहीं सत्ता तो पेत्रा ही बदल लिया, मिलती नहीं सत्ता तो पेत्रा ही बदल लिया। कल मजार धोक रहे थे, आज मंदिर धोक रहे हैं। हाथों के साथ मार्केटिंग भी तगड़ी चाहिए। और मार्केटिंग सही कह रहा हूं कि हाथों की चंद लकीरों का खेल गजब निराला है। अब पीछे तक के लोगों की तालियां देखना चाहता हूं कि हाथों की चंद लकीरों का खेल गजब निराला है। कहीं भरा है अथाह समंदर, कहीं पे सूखा प्याला है। भाग्य प्रबल हो बंदे का तो बिगड़ी भी बन जाती है। हारी हुई हो बाजी लेकिन जीत उसे मिल जाती है। जहां नहीं है दूध का कतरा, चाय वहां छन जाती है। ये मोदी जी का जलवा है कि जहां जहां भी हारे हैं सरकार वहां बन जाती है। वाह 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 वाह, जहां जहां भी हारे हैं सरकार वहां बन जाती है। लेकिन साहब एक मार्मिक टिप्पणी करना चाहता हूं इस मंच से। होली का मंच है, आदरणीय गफ्फार साहब मेरे प्रिय कवि इस मंच पर बैठे हैं। इस देश में एक व्यक्ति का भाग्य बदला। एक तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं हास्य रस का ही कवि हूं, तो मैं खाली झांकी जमाने के लिए अभी शुरुआत में कर रहा हूं।
उसके बाद फिर मस्ती में आऊंगा। हकीकत कह रहा हूं, हमारे मैं टेंशन की करंट वाली बातें भी करूंगा और मस्ती की बात भी करूंगा, क्योंकि हमारे भिलवाड़ा के एक बड़े कवि है राजेंद्र गोपाल जी व्यास, उन्होंने कहा है कि जिस तार के अंदर करंट नहीं होता है उस पर लोग चड्डी बनियान सुखा देते हैं। इसलिए मैं मस्ती की बात भी करूंगा और हास्य की बात भी करूंगा, लेकिन हकीकत कह रहा हूं, मैं भाग बता रहा था, इस देश में एक व्यक्ति का भाग्य बदला, उसे 10 साल तक उपराष्ट्रपति पद पर बिठा कर रखा, लेकिन पद से उतरने के साथ आप साहब कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान डरे हुए हैं। माफ करना साहब, अगर वो पद से उतरने के बाद कहते हैं कि मैं इस हिंदुस्तान की सरजमी को प्रणाम करना चाहता हूं जिसने मुझे 10 साल तक उपराष्ट्रपति पद पर बिठा कर रखा, तो मुझे अच्छा लगता। लेकिन आप साहब ने कह दिया हिंदुस्तान में मुसलमान डरे। हमारे गफ्फार साहब पूरे हिंदुस्तान में अकेले घूम रहे, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहे। वो गनमैनों के साथ घूम रहे, उनको डर लग रहा है हिंदुस्तान में। मैं 2 लाइनें आपकी तरफ से देना चाहता हूं, या तो एक भी ताली नहीं बजे पीछे तक मुन्ना बैटरी को बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, लेकिन बजे तो आपकी तालियां थप्पड़ के रूप में दिल्ली तक देखना चाहता हूं कि हम जो अगर हिंदू और मुस्लिम में अंतर जता रहे होते, उन मूर्खों को मालूम ही नहीं कि हिंदुस्तान तो धरा है जहां एक त्योहार हिंदुओं का मनता है तो दूसरे दिन त्योहार मुसलमानों का मनता है। कौन कहता है कि मैं हिंदुस्तान में मुसलमान डरे हुए हैं? कि हम जो अगर तालियां आप देखना चाहता हूं पीछे तक के लोगों की, कि हम जो अगर हिंदू और मुस्लिम में अंतर जता रहे होते, अरे हम जो अगर हिंदू और मुस्लिम में अंतर जता रहे होते, तो मियां तुम उपराष्ट्रपति नहीं किसी चौराहे पे पंचर बना रहे होते। मतलब अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे इस देश में जिसको जो मर्जी पढ़ो बोल देता है, जिसको जो मर्जी पढ़ो काम कर रहा है। वो दिल्ली में बैठा हुआ एक फर्जीवाल, उसको देश की सेना से सबूत चाहिए, तो सबूत चाहिए तो बॉर्डर पे जा, या तो उनको मिल जाएगा या तेरे को मिल जाएगा। मतलब ढंग के टाइम पे ढंग का काम करना सही कर। राजनीति के गलियारे में वोटों की मची लूट है, तेरा तो नेता बनना ही इस देश का सबसे बड़ा झूठ है, और देश की सेना से सर्जिकल के प्रमाण मांगने वाले तो तेरे बाप की औलाद है। बता इस बात का क्या सबूत है? लोग देश में मस्ती लेना अगली बात पे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग उल्टा सीधा देश में? क्योंकि उनको बड़ा बनना है। अपने हिंदुस्तान का यही लफड़ा है, जो उल्टा सीधा बोलता है उसको पहले दिखा देते हैं, हम सीधा बोल रहे हैं, हमें कोई दिखाने कोई तैयार नहीं है। हम पूरी रात चिल्ला कर जाते हैं, ऐसा कोई नहीं दिखा रहा हमको, लेकिन एक आदमी ने उल्टा सीधा बोल दिया, पूरे हिंदुस्तान में 1 मिनट में फेमस हो जाता है। और ये चक्कर क्या है कि अपने को बचपन से एक बात बताई गई है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यही बात बताई गई अपने को। तो लोगों ने देखा कि यार बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोले किसी ने किसी को बचाना पड़ेगा। तो पूरे हिंदुस्तान में भिड़ गए लोग एक दूसरे को बचाने में, पत्थरबाज आतंकवादियों को बचाने में लग गए, महबूबा सरकार को बचाने में लग गई, सरकार नीतीश कुमार को बचाने में लग गए, नीतीश कुमार बिहार को बचाने में लग गए, बिहारी लालू प्रसाद को बचाने में लग गया, लालू प्रसाद बिहार को बेटा को बचाने में लग गया, बेटा कुर्सी को बचाने में लग गया, कुर्सी नेताजी को बचाने में लगी, नेताजी साइकिल बचाने में लग गए, साइकिल कांग्रेस को बचाने में लग गई, कांग्रेस वाले राहुल गांधी को बचाने में लग गए, राहुल गांधी रॉबर्ट वाड्रा को बचाने में लग गए, रॉबर्ट वाड्रा प्रॉपर्टी बचाने में लग गए, प्रॉपर्टी वाले टैक्स बचाने में लग गए, टैक्स वाले नोट बचाने में लग गए, नोट वाले सरकार बचाने में लग गए, सरकार सब्सिडी बचाने में लग गई, सब्सिडी वाले मोदी जी को बचाने में लग गए, मोदी जी प्रदेश बचाने में लग गए, प्रदेश वाले मुख्यमंत्री को बचाने में लग गए, मुख्यमंत्री बेटी बचाने में लग गए, और बेटियां बेचारी चोटियां बचाने में लगी हुई है। लेकिन तालियां तो अब देखना चाहता हूं, इस देश में एकमात्र सैनिकी है जो अपनी जान देकर इस देश को बचाने में लगा हुआ है। वाह 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 वाह। वरना हम तो वो लोग हैं जो चाइना का विरोध भी चाइना के मोबाइल से कर रहे हैं। सही कह रहा हूं, चाइना का विरोध। अभी बात चली मस्ती लेना अगली बात पे, पूरे हिंदुस्तान में लोग चिल्ला रहे चाइना का माल मत खरीदो, उसकी अर्थव्यवस्था बिगाड़नी, चाइना का माल मत खरीदो, उसकी अर्थव्यवस्था बिगाड़नी। अर्थव्यवस्था कैसे बिगड़ती है? दूसरे लोग समझाएंगे हमें आके अर्थव्यवस्था कैसे बिगड़ती। पूरे हिंदुस्तान में लोग बोल रहे हैं चाइना का माल मत खरीदो, उसकी अर्थव्यवस्था बिगाड़ रही। एकमात्र मैं हूं पूरे हिंदुस्तान में जो उल्टा बोल रहे हूं कि खरीदो, और इतना खरीदो कि वहां पे कुछ भी नहीं बचे, और जब पेमेंट देने की बारी आए ऐसे बिगड़ती